डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था स्ट्रेटेजिक इंटेंट के कंपोनेंट विजन, मिशन, गोल्स एंड वैल्यूज़। और हमने जो पार्ट फर्स्ट पढ़ा था स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अंदर, वो हमने पढ़ा था विज़न और मिशन। स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होता है ये आपने समझा ही, विज़न क्या होता है और मिशन क्या होता है, क्या एसेंशियल रहते हैं विज़न और मिशन के, इनको भी हमने समझा। आज हम देखेंगे जो लास्ट पार्ट है स्ट्रेटेजिक इंटेंट का, वो क्या है, गोल एंड वैल्यूज़। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले कि गोल्स होते क्या हैं। जब हम गोल्स की बात करते हैं तो जब हम बिज़नेस के जो मिशन विज़न होते हैं उनको जब हम ट्रांसलेट करते हैं किसमें, गोल्स और ऑब्जेक्टिव में, तो हमारे सामने जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव की फ़ीचर आती हैं वो ये आती हैं कि गोल्स क्या होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं, जो कंपनी की फ्यूचर्स स्टेट के बारे में बताते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं। क्लोज एंडेड मीन्स जो प्रिसाइज होते हैं, जो एक्सप्रेस होते हैं स्पेसिफिक टर्म्स में होते हैं। हमने फर्स्ट जो दोनों में डिफरेंस देखा वो हमने देखा कि गोल जो रहते हैं ओपन एंडेड रहते हैं और जो आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो क्लोज एंडेड रहते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की हमने पहले, जब हमने स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब क्या होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, आपके मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, आपके रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। तो जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव आर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टारगेट, जो हमें स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड के बारे में बताते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन भी देते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन की जब स्ट्रक्चर होती है तो उसके अंदर जब हम एलोकेशन करते हैं रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, तो वहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव हमें क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव किए जाते हैं उसमें काफ़ी हेल्प हमें मिलती है। अब हम ऑब्जेक्टिव की, जैसे हमने फीचर की बात की कि ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, आपके स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। फिर हमने बात की कि ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, बोलो मेजरेबल होने चाहिए। तो सेकंड पॉइंट क्या आया कि ऑब्जेक्टिव शुड भी मेजरेबल होने चाहिए। मेजरेबल मतलब उनको हम मेज़र कर सकें। और फिर आपका ए क्या था कि ऑब्जेक्टिव शुड भी अचीवेबल होने चाहिए, कि वो हमें मिशन या पर्पस को अचीव करने में क्या करें, हेल्प करें। फिर हमने आर देखा था, आर मीन्स क्या होने चाहिए, रिलीवेंट होने चाहिए, को रिलेट होने चाहिए। और फिर हमने देखा था टी से टाइम बाउंड, कि ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम से रिलेट होने चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर भी हमारे पास आते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें, है ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी क्या करें, हेल्प करें। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव हमें मेजरमेंट के साथ साथ कंट्रोल करने में भी क्या करें, हेल्प करें। और ऑब्जेक्टिव चैलेंजिंग भी हों। तो हम ये बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए और क्या होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए, कंट्रोलेबल होने चाहिए, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें और परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या करें, हेल्प करें। जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव जो हम सेट करते हैं वो हम रिसोर्सेज अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो रहते हैं उनके बेस पर हम सिलेक्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव के भी जो टाइप्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे पहले हम शॉर्ट टर्म देखेंगे। जैसे हम देखें विद इन ए ईयर, क्वार्टरली हैं, एनुअल ऑब्जेक्टिव से, तो ये क्या है, आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ये मे बी इस टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है, 1 ईयर से 2 ईयर्स भी किया जा सकता है। और जब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो आपका 3 to 5 ईयर जो रहते हैं वो क्या माने जाते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं। तो टारगेट जो रहते हैं आपके, हैविंग ए क्वार्टरली और एनुअल ऑब्जेक्टिव फोकस अटेंशन ऑन डिलीवरिंग इमीडिएट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। जो आपके क्वार्टरली और एनुअल ऑब्जेक्टिव रहेंगे उनका इमीडिएट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। और जो आपके लॉन्ग टर्म रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म को 1 to 2 ईयर्स किया जा सकता है, तो ऐसे ही लॉन्ग टर्म जो होंगे वो टारगेट रहेंगे 3 to 5 ईयर के टारगेट रहेंगे। तो विद इन टारगेट टू बी अचीव विद इन 3 to 5 ईयर from consideration of what to do now to put the company in position to performs better down the रोड। फिर हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की हम बात करें कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमें किस में हेल्प करेंगे। देखो, जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारे पास इनफ टाइम होता है, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि वहाँ हम अपनी प्रोस्पेरिटी को देखते हैं। तो प्रोस्पेरिटी को हम 7 एरिया की हेल्प से अचीव करते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी की बात की जाती है और उसके 7 एरिया कौन कौन से हैं। पहला आता है प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा आता है प्रोडक्टिविटी, पीपी, फिर आता है आपका
कॉम्पिटिटिव पोजीशन, दोबारा फिर पोजीशन का पी आ गया, फिर आ गया एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, फिर दोनों एम्प्लॉय के पॉइंट आ गए, फिर आ गया टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, फिर आया पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, पोजीशन और पब्लिक, ये तो 4 पॉइंट पी से हो गए। फिर आपका एम्प्लॉय से रिलेटेड 2 पॉइंट हो गए, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, और लास्ट में क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। तो हमने देखा कि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमें 3 to 5 ईयर्स में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और इस टाइम को घटा के 2 to 5 ईयर भी किया जा सकता है। जैसे हम शॉर्ट टर्म को बढ़ा सकते हैं, ऐसे इनका टाइम थोड़ा कम भी कर सकते हैं। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैव ए ऑलरेडी अचीव इट्स लॉन्ग टर्म गोल्स, वांट टू मेंटेन दैट लेवल, देयर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव कैन बी द सेम। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को हम क्या कर सकते हैं बोलो, जैसे मैंने आपको बताया उसको 2 ईयर्स कर सकते हैं शॉर्ट टर्म को, इसको 3 ईयर से 2 ईयर कर सकते हैं। तो कंपनी उनको क्या कर सकती है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को सेम भी रख सकती है। तो उनका पर्पस क्या रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो मे भी हम शॉर्ट टर्म में नहीं अचीव कर पाए, तो लॉन्ग टर्म में हम उसको डेफिनेटली क्या कर सकें, अचीव कर सकें। फिर आता है क्लियरली एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव ऑफर मैनी बेनिफिट्स। यदि आप ऑब्जेक्टिव्स को स्मार्ट लेते हैं, डिसीजन अच्छे लेते हैं, कंट्रोल करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट भी होते हैं। दे प्रोवाइड डायरेक्शन, अलाउ सिनर्जी, सिनर्जी मीन्स आपका एक और एक 11, एड इन इवेल्युएशन, एस्टेब्लिश प्रायोरिटीज, रेड्यूस अनसर्टिनिटी। तो इन सब चीज़ों में जैसे हम देखें सिनर्जी में, इवेल्युएशन में, एस्टेब्लिश प्रायोरिटी प्राथमिकताओं के निर्धारण में, अनसर्टेनिटी को कम करने में, मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट, स्टिमुलेट द एक्सर्शन, एड इन बोथ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एंड डिजाइनिंग ऑफ द जॉब। तो ये हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज और डिजाइन ऑफ जॉब में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अब जैसे हमने देखा था कि गोल्स ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, विजन और मिशन के साथ पढ़ते हैं। इस स्ट्रेटजी इंटेंट के 4 कंपोनेंट थे। अब हम देखेंगे वैल्यूज़ क्या होती हैं। जब हम वैल्यूज़ की बात करते हैं तो वैल्यूज़ होते हैं डीप रूटेड प्रिंसिपल, जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, डिसीजन लेने में और एक्शन लेने में। जैसे कि हम वैल्यूज़ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंटीग्रिटी की, ठीक है ना, कि बंदे की ऑनेस्टी क्या है। ट्रस्ट की बात करते हैं कि हम कोई हमारे साथ मिसट्रस्ट तो नहीं कर रहा। अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, ह्यूमिलिटी की बात करते हैं, इनोवेशन और डाइवर्सिटी की बात करते हैं। इन सब का पर्पस क्या रहता है कि हम अपने एम्प्लॉई हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेक होल्डर हैं, उनकी वैल्यू को क्या करें, मैक्सिमाइज़ करें। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा होगा कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, तो यहाँ पे हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के अंदर उस वैल्यू की बात कर रहे हैं कि वैल्यूज़ हैं क्या। तो डीप रूटेड प्रिंसिपल होने के साथ साथ क्या है, वो नेशन को क्या करती हैं, गाइड करती हैं किस में, डिसीजन लेने में, एक्शन लेने में। वैल्यू के एग्जांपल हमने इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी को हमने पढ़ा। फिर हम ये देखें कि ये जो हम वैल्यू की बात करते हैं तो इनका कोई इस तरीके का कोई एम्प्लॉई, जैसे हम बात करें, हम कस्टमर की बात करें, तो ये जो स्टेक होल्डर है ये कोई शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन के लिए काम नहीं करते, ये लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं। जैसे हम देखें तो जो वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट करते हैं कंपनी के फाउंडर्स की वैल्यूज़ क्या हैं। तो जैसे हम एचपी की बात करें तो एचपी वे इसका एक एग्जांपल है। ये आपको अदर कंपनी से क्या करता है, डिस्टिंक्श करता है, डिफरेंट आपको करता है। जैसे हम देखें, जब हम टाटा की बात करते हैं तो हमारे सामने ये वैल्यूज़ आती हैं, ट्रस्ट है, इंटीग्रिटी है, तो कहीं ना कहीं इनोवेशन भी है। अब ई व्हीकल के अंदर देखो, टाटा जो है इंडिया की एक नंबर 1 कंपनी है ई व्हीकल के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं हमें डिस्टिंग्विश भी करता है। हमारी वैल्यूज़ हमें क्या करती हैं, डिस्टिंग्विश करती हैं हमारे कॉम्पिटिटर से। एक कंपनी वैल्यू सेट द टोन ऑफ हाउ people think, behave, especially in situation of dilemma. It increases a sense of shared purpose to build a strong foundation and focus on longevity of the company success. तो ये हेल्प करता है कंपनी को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में, और लॉन्जिविलिटी की कंपनी की दीर्घायु हो उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। एम्प्लॉय ऑफन सीक एम्प्लॉयर विद रिलेटेबल वैल्यूज़। अब देखो, हम अपने घर पे देखें, यदि हम पेरेंट्स हैं और हमारे चिल्ड्रन हैं, यदि हम उन वैल्यूज़ को
को पूरा करते हैं अपने अंदर, तो हमारे बच्चे भी उन वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो कहीं न कहीं हम ये देखें, एम्प्लॉयी जो हैं ऑफ़न सीक्स द एम्प्लॉयर विद रिलेटेबल वैल्यू, कि यदि एम्प्लॉयर जो फाउंडर जो हैं वो यदि इन वैल्यूज़ को अडॉप्ट करेंगे तो कहीं न कहीं एम्प्लॉयी भी क्या रहेंगे, मोटिवेटेड होंगे। इन्हें हम बोलते हैं इमिटेशन करना, जैसे उसको कॉपी करना। तो यदि हम वैल्यूज़ के अंदर हम देखें कि हमारे जो गार्डन शेयर होल्डर्स के हैं वो यदि वैल्यूज़ को, एम्प्लॉयर जो हैं वो वैल्यूज़ को अडॉप्ट करेंगे तो कहीं न कहीं एम्प्लॉयी भी क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। और यदि वो वैल्यू अडॉप्ट नहीं करते तो एम्प्लॉयी भी उस तरीके का माहौल बना के चलेंगे। एम्प्लॉयी ऑफन सीक्स एम्प्लॉयर विद relatable values impacting their work and personal life. Customer often choose company whose purpose align with their values, showing values internal and external. Often value drive intent, making them broader in scope than intent. तो वैल्यूज़ जो रहती हैं वो इंटेंट से क्या रहती हैं, वाइडर रहती हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो रिमेनिंग पॉइंट्स थे, गोल्स, ऑब्जेक्टिव और वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।